together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है एक मुलाकात। रेडियो मानू में आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान आरजे असद। दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट फील्ड के माहिरीन से आपको रूबरू करवाते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, जिसका नाम सुनहरी यादें हैं, उसमें हम आपकी भेजी हुई यादें अपने सामीन के साथ साझा करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद हो तो आप हमें भेज सकते हैं। भेजने का पता है rjasad@gmail.com। दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में एक ख्वाब देखता है और ज़रूर देखता है, चाहे वो ख्वाब छोटा हो या बड़ा हो। ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने छोटी उम्र में एक बड़ा ख्वाब देखा था और ना सिर्फ देखा बल्कि उसको चेस करते हुए अपना ख्वाब पूरा किया। मेरी मुराद हैं जनाब कैप्टन जमील अहमद चौधरी साहब। जमील साहब, आपका हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। मैं माजरत खा हूँ कि मैं वक्त नहीं दे पाया। तो जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अपने सामीन को बताता चलूं, जमील साहब जम्मू कश्मीर के एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील मेंढर से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इतनी भारी वहां पे टेंशन चलती आ रही है, जब खास करके आपका बचपन गुजर रहा था। ऐसे में आपके अंदर एक पायलट बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए जी, ये बड़ी लंबी कहानी है, पर मैं कट शॉर्ट करके आपको यूं बताऊं कि मेरा जो ताल्लुक है वो कालाबन गांव से है, मेंढर जी तहसील से। जी तो मेरे वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो जी वो जो एक स्ट्रगल वाला टाइम था, वो मैंने बचपन में पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा, पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे काम करते हैं, क्या है। जी तो मुझे ये ख्वाब था कि मैं अगर फोर्स ज्वाइन की तो फिर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। जी बहरहाल वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वैसे ही बदलता सही। रहा। कुछ हालात बदले, कुछ ख्यालात बदले। जी तो जब मैं एनडीए नहीं कर पाया फर्स्ट जी अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि उसमें वो एज क्राइटेरिया होता है। तेज बार रहती है। जी जी, तो वो मैं अप्लाई नहीं कर पाया। तो फिर मुझे ऐसे ही फादर साहब की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ अमरनाथ, वहाँ पे। जी तो मैं वहाँ चला गया घूमने के लिए उनके साथ। तो मैंने वहाँ देखा कि एक ऑफिसर जो पायलट थी, वो लेडी पायलट थी। और उससे पहले मेरे अंदर ये एक वहम सा था जी कि पायलट जो हैं ये सिर्फ फॉरेनर्स हैं, आई मीन अंग्रेज ही हैं सिर्फ। सही। तो फिर एक दूर दराज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा
क्या ही सोच तो सकता है। तो फिर मैंने जब उनको देखा तो मैंने सोचा कि अगर ये बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। सही। एक औरत होके और बन सकती हैं, इतने अच्छे ख्वाब ले सकती हैं, तो मैं जी, क्यों नहीं। तो फिर मैंने इस तरफ काम करना शुरू किया, देखना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया। जी। तो बस दिन ब दिन मैं ढूंढता रहा और ऊपर वाले ने शौक बनाए और मैं मंजिल तक पहुंच गया। जी, जी, जी। तो उस बीच पे वक़्त बड़ी लंबी जमील साहब कहानी। आप जी, आपकी क्या एज रही होगी जब आपके ख़्याल ज़हन में ये ख़्याल आया कि अगर एक औरत बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं 10वीं जमात में था तब, ब 10th क्लास में जी, था। जी, जी। इस सफ़र में आपके जो सपोर्ट सिस्टम था यानी आपके दोस्त या आपके घर वाले वो सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा आपके साथ? अनकंडीशनल सपोर्ट, मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता, मैं बता भी नहीं सकता कि कैसे-कैसे जिन हालात से हम गुज़रे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, एक मोटिवेशन, हर टाइम मोटिवेट करना, जी, एक फाइनेंशियल सपोर्ट करना, हर तरह की सपोर्ट करना, और फैमिली ने, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट की। मतलब मैं उसको शायद बयान भी नहीं कर सकता। अगर मैं आज हूँ यहाँ तो सिर्फ फैमिली और इन बहुत करीबियों की वजह से हूँ, जिनने इतना पुश किया, इतनी मुझे हिम्मत दी और जी, मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी, जी। अच्छा जमील साहब आपकी जो स्कूलिंग हुई है या हायर एजुकेशन जो भी आपने स्कूलिंग की है वो कहाँ से हुई है? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मैंने शुरुआत की थी गवर्नमेंट हाई स्कूल गली कालाबन, जो कि हमारे जी, तहसील मेंढर से है। फिर जी, कुछ हालात बदले तो वहाँ पे हमारे मैं कालाबन से हूँ, मैंने बताया आपको, तो हमारे वहाँ पे जावेद राणा साहब के बड़े ब्रदर डॉक्टर मसूद चौधरी साहब, जी, डीजीपी रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने एक स्कूल वहाँ खोला था, एक प्राइवेट स्कूल। तो जी, फिर मैंने वहाँ एडमिशन ली, कुछ टाइम वहाँ पढ़े, तो हालात बदले तो हम यहाँ वहाँ से हमें निकलना पड़ा। जी। मिलिटेंसी का वक़्त था। तो फिर हुँ, हमने हुँ। उसके बाद जो कंटिन्यू स्टडी है वो जम्मू में की डीबीएन स्कूल से। तो जी, मैंने वहीं से 12th करके और फिर मैं एविएशन में जो है वो एंटर कर गया। जी, जी। सर तो ये जो आपकी पायलट की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए आपने कौन-सा इंस्टीट्यूट जॉइन किया और क्या इसका प्रोसेस क्या रहता है और कितना चैलेंजिंग रहता है? देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत है। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जब मैंने इस फ़ील्ड का नाम लिया तो मेरे वालिदैन, मेरे भाई सब कहते थे कि भई इस फ़ील्ड में तो जा रहा है, हम किससे पूछेंगे, किससे सलाह लेंगे, मशवरा किससे लेंगे? गाइडेंस किसी कहाँ ने से लेंगे? जी, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बनना हो तो किसी से पूछ सकता है कोई, किससे जी, कोई मशवरा कर सकता है। तो ये ऐसी फ़ील्ड तू बता रहा है जिसमें कोई है ही नहीं हमारा। सही। तो मैंने इनिशियली जो है वो बहुत ही अ, बड़ा फैसला लिया और हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन करनाल है, वहाँ एडमिशन ली। तो जी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, वक़्त की पाबंदी थी और वक़्त के साथ नहीं वहाँ चल पाए, और फिर मुझे 1 साल के बाद वहाँ से माइग्रेट होके मैं एपी एविएशन अकेडमी, आंध्र प्रदेश एविएशन अकेडमी के नाम से जी, हैदराबाद में थी, तो मैंने वहाँ पे फिर जॉइन किया। तो फिर मैंने फर्दर जो है सारी फ्लाइंग वहाँ से कंप्लीट की। जी। तो उसके बाद जब मेरा लाइसेंस आ गया, तो कुछ वक़्त हमें जॉबलेस भी रहना पड़ा। हुँ, हुँ, उस हुँ। वक़्त पे कुछ ट्रेनिंग की स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, उसके लिए मैं बहरीन गल्फ़ गया था, वो जी, करके आया। तो फिर मैंने 2015 में मैंने एयर इंडिया जॉइन की थी। जी, बट अनफॉर्च्यूनेटली ड्यू सम सर्कमस्टेंसेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग और ये वो, तो 2018 में जाके फाइनली फ्लाइंग जो है स्टार्ट कर पाया, एक जेट एयरप्लेन, जी, जेट जी। एयरक्राफ्ट। बहुत बड़ी बात है जमील साहब एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उठ के एक बच्चा आंखों में ख्वाब लेके बड़े शहर में आके ट्रेनिंग लेके एक एयरलाइन का पायलट बन चुका है। जमील साहब आपकी जो ट्रेनिंग हुई है उसके दौरान काफ़ी सारी मुश्किलात का जैसे आपने पहले भी कहा कि मुश्किलात आती हैं तो आपने सामना किया होगा खास करके फाइनेंशियली क्योंकि नो डाउट ये जितनी बड़ी पोस्ट है जितनी बड़ी डेजिग्नेशन है उतना इसके पीछे हार्डशिप और फाइनेंशियली जो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आप देखते हैं उस सफ़र को? उस टाइम पे तो मतलब मेरे घर वालों ने तो इतना तक कर दिया था कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि अगर आप ये करना चाहते हो तो कोई जी। बात नहीं, आप करो, ये जो घर है, ये मकान जिसमें हम घर रह रहे हैं, तो हम ये बेच हुँ, देंगे अगर कुछ ना अच्छा। हुआ तो। तो मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था फादर साहब ने। तो जी, बहरहाल उस टाइम पे मैंने उस पे मेहनत की, एजुकेशन लोन की फैसिलिटी थी वो ली,
और जी। जो भी बेस्ट सोर्सेज से थे, जहां जहां से फाइनेंस का अरेंज हो सकता था, तो वो जी। किया। और इस तरह से बड़ा, मतलब एक अपने आप को लिमिट में रख के, तो मैंने वो सफर जो है वो ताए मकाम तक जो है वो लाया। जी जी जी। सामिन, बहुत सारी बातें करेंगे अभी कैप्टन जमील अहमद चौधरी साहब से। बने रहिए रेडियो मानू पर मेरे साथ यानी आरजे असद के साथ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं उबैद और आपका हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में खैर मकदम है। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के शानदार सफ़र का जायज़ा ले रहे हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के शहीदों को याद कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉलोनियल जंजीरों से आज़ाद हो गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दिन तकरीबन 2 सदियों के बरतानवी राज का अंत हो गया और हिंदुस्तान सख्त जद्दोजहद के बाद एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उभरा। दोस्तों, आज़ादी का ये रास्ता चैलेंजों और कुर्बानियों से भरा हुआ था। बरतानवी डोमिनेशन के खिलाफ सबसे पहले 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़यादत में आज़ादी की जंग लड़ी गई। फिर इसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मुजाहिदीन आज़ादी की क़यादत में पूरे मुल्क में आज़ादी हासिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश शुरू हो गई। महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद और पुरअमन मज़ाहमत का फ़ैसला हो या फिर सत्याग्रह, इन तहरीकों ने आज़ादी के लिए राह हमवार की। सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कार्रवाइयों के तहत नमक सत्याग्रह और फिर 1942 का गांधी जी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक के ज़रिए हिंदुस्तान ने खुद हुक्मरानी के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म अज़्म। दोस्तों, महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद और पुरअमन मज़ाहमत का फ़ैसला हो या फिर सत्याग्रह, इन तहरीकों ने आज़ादी के लिए राह हमवार की। सिविल नाफरमानी यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कार्रवाइयों के तहत नमक सत्याग्रह और फिर 1942 का गांधी जी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक के ज़रिए हिंदुस्तानियों ने खुद हुक्मरानी के हुसूल के लिए अपने मजबूत अज़म का मुज़ाहरा किया। इसके बावजूद हिंदुस्तान के कायदीन एक जमहूरी और जामे कौम की तामीर के अपने अज़म पर साबित कदम रहे और लगातार मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। अनगिनत लीडरों की मुसलसल कुर्बानियों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। हिंदुस्तान में हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है। दोस्तों, आइए आज हम आज़ादी के उन मतवालों को खिराज अक़ीदत पेश करें जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो।
वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका होस्ट आरजे असद। सामीन, मैं आपको बताता चलूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन जमील चौधरी साहब, जो कि हमारे साथ बात कर रहे हैं। जमील साहब, काफ़ी सारी मुश्किलात और आपकी जो स्ट्रगल थी, उसके बाद आखिर आपको जब लाइसेंस मिला तो क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या एक्साइटमेंट थी आपकी उस वक्त? कुछ हमारे सामीन के साथ शेयर करेंगे? अगर मैं कहूँ कि वो चीज जो है वो एक्सप्रेस शायद आज तो नहीं हो पाएंगी मेरे से, पर खुशी का जो कहते हैं ना ठिकाना नहीं होता। जी जी जी। तो वो मैं आपको बता दूं, मेरा लाइसेंस नंबर जो है वो 13,000 कुछ है। तो फर्स्ट जो लाइसेंस है हिंदुस्तान में जी श्री ARD टाटा जी का था। जी जी। 1932 में लाइसेंस नंबर 1 इशू हुआ था। तो जी मेरा जब 2014 में इशू हुआ था तो जी। 13,000 कुछ। तो इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 1932 से लेकर आज 2014 तक। तक इतने पायलट जी, बने हैं। तो सिर्फ उनमें 13,000। से मेरा जो है 13,000, तो मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, 125 करोड़ की पॉपुलेशन में कुछ हजारों में आना, तो मतलब एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना नहीं था। ठिकाना नहीं था, सही बात है। कोई ठिकाना बहुत नहीं था, बड़ी ना बात है, मेरा और ना यकीनन। मेरी फैमिली का। जी जी जी। फर्स्ट जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था आपका, जब आप पहली बार यानी इंडिपेंडेंटली एक एज ए पायलट आप कॉकपिट में गए, तो क्या लग रहा था आपको? थोड़ा बहुत कुछ डर लगा कि मेरे साथ इतनी जानें हैं जिनको मैं उड़ा के ले जा रहा हूँ? कुछ शेयर नहीं, करें। एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोसेस जो होता है वो बड़ा एक पर्टिकुलर होता है। इंस्ट्रक्टर आपको इस तरह से ट्रेन करता है कि आप इंडिपेंडेंटली उस जहाज को लेके जा पाए। जी। तो जिस दिन मेरी सोलो हुई थी, उसको हम सोलो सोलो कहते हैं हम्म। एविएशन, उस एब्रिविएशन में। तो जी। एक मेरी एक बैचमेट थी, उसकी सुबह सोलो हुई, तो उसके साथ वापस आए मेरे इंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने कहा जे बे चल तू तैयार हो जा। अच्छा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, दिल की आज धड़कनें मुझे तेज भी हुई सोलो होंगी। मिलेगी। तो हम लोग गए फ्लाइंग करने के लिए। तो हमने 3 सर्किट किए, 3 टेक ऑफ लैंडिंग। और जी। चौथी टेक ऑफ हमने जब किया, तो मेरे से ना छोटी सी कोई 1 डिग्री की हल्की सी लेफ्ट राइट हुआ होगा। तो अच्छा। मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे इतना झाड़ना शुरू किया कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता। तो जी। मुझे मिड ऑफ द फ्लाइट पे खुद रियलाइज हुआ कि जमील, तेरी आज तो क्या, तेरी कभी सोलो नहीं हो सकती। तो हुआ यूं कि वो उनका एक अपना तरीका था, तो मुझे जी। वो चीज समझ में नहीं थी और हम्म। उनका क्या तरीका है क्या नहीं। बहरहाल हम वापस आए लैंडिंग के लिए, तो बड़ी अच्छी लैंडिंग हुई और आने के बाद कहते चल, बड़ा नालायक है तू, चल वापस। अच्छा, तो दोबारा हम से? वापस आ रहे, हाँ जी, नहीं नहीं, वापस दोबारा नहीं, हम कहते हैं वापस टारमेक पे एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए। अच्छा। तो जब हम रनवे वेकेट करने लगे, तो टैक्सी वे पे, तो टैक्सी वे कहते हैं जहां से अंदर जी जी। एप्रोन की तरफ आते हैं, वहां कहते तू सोलो कर लेगा। तो जी। मैं ना मतलब एकदम वो मुरझाया हुआ जो फूल होता है ना, शौक तो सा वो हो गया। एकदम से जैसे खिलखिला जाता है, तो वैसे मैंने अच्छा। हंसते हुए कहा, मैंने कहा हाँ सर कर लूंगा। जी। कहते डोंट लेट मी डाउन। मैंने कहा सर आई विल नॉट। हम्म। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, उन्होंने पीठ थपथपाई और आई वेंट फॉर द सोलो। हम्म। तो वो मोमेंट जो है वो लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए उस टाइम। और ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीजें तो नहीं आती हैं दिमाग में कि मैं ये हूँ वो हूँ, बट सही। एक ये जो जो सपना लेके मैं इस एविएशन फील्ड में आया था, आज जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से वो पूरा हुआ है। मैं उसमें अंदर आ गया हूँ, मेरे से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। जी। तो उसकी बड़ी एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होती है, अलग लेवल सही। का एक शुक्र शुक्र मतलब तो अदा ही नहीं हो सकता ना अल्लाह का, किसी भी हाल में नहीं। जी जी जी। ऊपर वाले का मतलब लाख लाख शुक्र, मतलब मैं अदा ही नहीं कर सकता। जी। अच्छा जमील साहब, आपका जो आप एयर इंडिया के साथ काम कर रहे हैं इतने अरसा से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक जो प्रोफेशनल पायलट है, उसके दिन कैसे गुजरते हैं? देखिए, हर एक को ना अपनी जॉब बड़ी अच्छी लगती है। सही। और मैं इतना कंपैरिजन तो नहीं करता किसी की जॉब के साथ या किसी की लाइफ के साथ। पर जी शुक्र अल्लाह का, मैंने कहा ना, मैं शुक्र ही नहीं अदा कर सकता अल्लाह का। इतना अल्लाह ने दिया है, इतना नवाजा जी। है अल्लाह ने कि मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता।
तो ऐसा है कि मैं जब बाकी अपने कुलीग्स को, अपने दोस्तों को देखता हूँ, मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे और कुछ सर्कल के जो कुलीग्स हैं, मुझे जी। अपनी जॉब बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको बताऊँ, मैं आज लंदन से आया हूँ वापस। जी। तो अब मेरी 3 दिन छुट्टी है और फिर उसके बाद मेरी फ्लाइट है 3 दिन के बाद। जी। तो मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ, आप फैमिली के साथ टाइम आपको मिल रहा है, आपको सोशलाइज़ होने के लिए टाइम मिल रहा है, सही। आपको वर्ल्ड देखने का टाइम मिल रहा है, आपको बड़ी डिफरेंट टाइप के कल्चर्स, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट वेदर्स, डिफरेंट जी। चैलेंजेस। तो ये सही। सब ऊपर वाले मतलब अटलांटिक का हम नाम सुनते हैं, सही। तो मैंने वो क्रॉस किया है। हम क्या नॉर्दर्न बात। लाइट्स का सिर्फ कभी-कभार हमने कभी शायद किसी बुक्स में पढ़ा होगा। मैंने वो जी। देखी हैं अपनी आँखों से। तो जी। मतलब मैंने कहा ना, मैं अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकता। चलें, बहुत अब बढ़िया जमील कहता है ना साहब। कि हाँ, "फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान।" तुकज़्ज़िब। बेशक, तो मैं तो कभी-कभी ये सोचता हूँ कि शायद वो मेरे लिए ही तो नहीं है। बेशक, बेशक। अल्लाह की रहमतें हैं। जमील साहब, आज तक आपने कितनी कंट्रीज़ जो है वो घूम चुके हो? कितनी कंट्री के दौरे किए हैं आपने? मुझे ऐसे गिननी पड़ेंगी, बट हाँ, मैं ये कहूँगा आपको कि साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज़, जी। रशिया, हुँ। नेपाल, आई मीन नेबरिंग कंट्रीज़ सारी। देन यूरोप में मैंने लंदन, यूके, यूएसए, जी। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये सब कंट्रीज़ जो है मैं कवर कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह आपको आगे मौका मिलेगा, इंशाल्लाह और भी एक्सप्लोर करेंगे। ज़रूर, बाकी वाली ज़रूर कंट्रीज़ इंशाल्लाह। भी देखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ने अगर सलामती रखी, ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सामीन, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए रेडियो मानो के साथ, जल्द हाज़िर होते हैं। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टॉक शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अपने नस्बुल ऐन को मत भूलो, वरना जो कुछ मिलेगा उससे मुतमईन हो जाओगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। George Eliot said, and I quote, "It is never too late to be what you might have been." सावरकर ने कहा था, कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टॉक शो।
वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका होस्ट आरजे असद। हमारे साथ स्टूडियो में आज फोन लाइन पे बात करने के लिए मौजूद हैं कैप्टन जमील अहमद चौधरी साहब। तो जमील साहब, मैं मजीद आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई आपकी एक मेमोरेबल फ़्लाइट हो जिसको आप काफ़ी यादगार फ़्लाइट आपकी रही हो, कोई ऐसी जो आप हमारे सामीन के साथ शेयर करना चाहें। हर लैंडिंग, हर फ्लाइट का एक ना अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही चार्म होता है। जी। और ऐसे बड़े सारे मौके आए, पर एक आपको जो दिया है, एक कहते हैं ना, हम अंग्रेजी में कहावत है पे बैक टू सोसाइटी, तो सही। पे बैक टू नेशन। तो जी। मैं स्पेशली जब ले हमारा एक एयरपोर्ट है जहाँ पे स्पेशल क्लियरेंसेस होती थी। हम जी। कुछ सिलेक्टेड लोग ही जो जाते थे, तो सही। वहाँ हम आर्मी चार्टर लेके जाते थे। आर्मी की जवान को जो है वो लेके जाते थे थाइस में और ले में। जी, थाइस जी, इज जी। फर्दर नॉर्थ ऑफ द लद्दाख। तो हुँ। वो जब फ्लाइट करता था मैं लेह और लद्दाख, स्पेशली जब आर्मी चार्टर्स, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। वो बड़ी मेमोरेबल फ्लाइट्स है मेरे लिए। जी, जी, जी। तो हम मैं अगरतला भी जाता था और बाकी वाली जगहों पे भी, बट लेह लद्दाख का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल अलग है। था। जी, जी। हाँ। अच्छा जमील साहब, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। क्या कैप्टन जमील की लाइफ में भी कोई रोल मॉडल रहा है या किसी ने आपको इंस्पायर किया हो? मेरे फादर साहब जो हैं मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। जी। और मेरे को उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया है, तो उनकी बदौलत मैंने मियाँ बशीर साहब से बड़ा कुछ सीखा है। उनकी महफिलें जी। बड़ी अटेंड की हैं। तो जी। उनके अब कदी निशीन मियाँ अल्ताफ साहब हैं। जी। बखूबी सारे जानते हैं उनको भी। तो मैंने इन इन लोगों से ना बड़ी बड़े लेसन सीखे हुए हैं, बड़ी चीजें सीखी हुई हैं। जी। तो ये सब चीजें सिखाने वाले जो हैं, उन सब के पीछे जो है मेरे वाले साहब का हाथ है। वो जी। हमें हमेशा ना एक बड़ा होने की, बड़ा बनने की जो ख्वाब हैं वो उन्होंने दिखाए हैं। जी। ऐसे डिग्नेटरीज से मिलवाना, उनसे बात करवाना, उनसे इंटरेक्शन करवानी, डिफरेंट पार्टीज में लेके जाना। तो जी। ये एक्सपोज़र देने वाले ना मेरे वालिद साहब हैं। जी, और जी, जी। उनकी बदौलत, उनकी वजह से जो है इन डिफरेंट लोगों से मिले, मुलाकातें हुई। फिर एक लाइफ का जो है वो बड़ा एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस मिला मुझे, जी। डिफरेंट लेवल का एक्सपोज़र मिला। तो जी। इन सब की दुआओं की वजह से ही मैं हूँ यहाँ पे। सही। वाक़या ही जमील साहब, वालिदैन का जो सर पे हाथ होता है वो हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जी। और जमील साहब, आप क्योंकि अब कैप्टन हैं और पायलट हैं, एक लग्ज़री लाइफ़ आप जी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप अपने जो बेसिक जो आपकी जगह है, नेटिव प्लेस यानी पुंछ या पर्टिकुलर हम आपके कालाबन। तहसील की बात करें कालाबन की, जी। आपको क्या महसूस होता है? कितना आप अपने लोगों से कनेक्टेड रहते हैं? मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं वहाँ पे आज भी मैं जाना-आना जो है वो रखा हुआ है। जो मेरी जी। छुट्टियाँ होती हैं वो अमूमन जो है वो वहीं गाँव में ही गुज़रती हैं। जी। तो जो ज़्यादातर टाइम है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ जी। बिताऊँ। तो मैं जैसे आज भी अभी मैं ना लंदन से आया हूँ, तो मैं अभी इस टाइम जम्मू में हूँ। अच्छा। तो मैं सुबह ही लंदन लैंड करने के बाद, दिल्ली लैंड करने के बाद, तो जी। मैं जम्मू आ गया था। जी। तो आई एम विद फैमिली। माशा तो ये यहाँ पे सोशलाइज़ का, अपने लोगों से कनेक्ट होने का, कनेक्टेड रहने का बड़ा एक सबब है। जी, जी। अच्छा जमील साहब, काफ़ी सारे जो बच्चे या बच्चियाँ जो बचपन में ऐसे ख्वाब देखते हैं या देख रहे हैं, ख़ास करके जो हमारे इलाके हैं पीर पंजाल की अगर आप बात करें, जो जी। ट्राइबल कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, जिनके पास सरमाया उतना नहीं होता, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका कुछ ख़ुसूसी पैगाम, कोई मैसेज रहेगा और शेयर कीजिए? हमारे लोग जो हैं, जी। वो सिर्फ़ एक चीज़ को कांस्टेंट लेके तो हार मान के बैठ जाते हैं, और वो है सही। फाइनेंशियल कंडीशंस, जी। फाइनेंशियल सपोर्ट। तो
और लोगों ने पता नहीं क्या वहम बिठाए हुए हैं, क्या क्या बातें होती हैं, आई डोंट नो, बट जब सुनने को मिलता है तो बड़ा डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं ये कहूंगा कि जी जितना पैसा लोगों ने इतनी हवा बनाई हुई है, इतना पैसा लगता नहीं है। एक प्रॉपर गाइडेंस गाइडेंस होना टाइमली, वो मैटर करता है। पैसे का आप कुछ भी कर सकते हो। आई मीन आपके सही पास सुपर वो सोर्सेज हैं, आपके पास एजुकेशन लोन की फैसिलिटी है, आपके पास और सारी फैसिलिटीज हैं, कुछ एक स्कीम्स में स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी जी चीजें हैं। बट जब तक वो आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप घर पे बैठ के ये मान के बैठ जाओगे कि नहीं हम तो ये कर ही नहीं सकते, नहीं जी हमारे बस की नहीं है, सही हम तो नहीं कर सकते, इतना पैसा तो हमारे बस का नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, बेशक अगर आपने कुछ करना है और आपने ठान लिया है, फिर आप, मैं आपको बताऊं, मैंने 11th-12th में जी ये 2006-7 की मैं अगर आपको बताऊं, तो उस टाइम पे क्या होता था, इंटरनेट ये जैसे आज मैं और आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, या जो सोर्सेज हमारे पास हैं, ये उस टाइम पे नहीं होते थे, नहीं मोबाइल्स थे नहीं थे। आपको पता है जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, अगर जी थे भी तो वो थोड़े लॉन्च हुए तो वो नोकिया 1100 वाला लॉन्च हुआ था। हम्म। तो उस टाइम पे जो मेरी पॉकेट मनी होती थी ना 11th-12th में, मैं आपको बताऊं जी मैंने साइबर कैफे में सारी डाली। जी लोग वो हॉट डॉग और कुछ कुछ खाने पीने इधर उधर घूमते थे, और मैं वो पैसा जो है वो जोड़ जोड़ के वो लेके 10-10 रुपए लेके, और वो साइबर कैफे में, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करता था कि सही फिर ये इंफॉर्मेशन आ जाए, वो आ जाए। और मैंने एक बड़ा सा फोल्डर सा बनाया हुआ था, उसमें सारी चीजें, पेन ड्राइव रखी हुई थी। हम्म। तो ये गैदर करके, और ये तो आज तो हर एक के पास मोबाइल है, और हर एक बंदे के पास फैसिलिटीज हैं, तो ये सब जी चीजें कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई वो हो, मैं ज्यादा तो नहीं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कनेक्टेड रहता हूँ, अगर किसी को फिर भी कोई क्वेरी हो, अब कोई कहता है नहीं जी मेरी जॉब लगवा दो, तो वो जॉब तो नहीं नहीं किसी के बस की थी, देखो ये तो नहीं है। बट अगर आप ये पूछो कि भाई मेरे को कोई कोर्स करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं उसके लिए गाइड कर सकता हूँ आपको। जी मैं किसी को वो बता सकता हूँ कि इसको शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन में जो है वो कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, मैं उसके सही लिए गाइड कर सकता हूँ। मैं रिसोर्सेज की बात कर सकता हूँ, मैं सोर्सेज के लिए आपको गाइड कर सकता हूँ। बट जी किसी की जॉब लगवाना, मैं मतलब वो मिडल मैन वो वाला नहीं हूँ। सही ये सही सही मैं आपको चीज़ों के लिए गाइड कर सकता हूँ। सही तो सही उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट हो, मेरे को कोई क्वेरीज आपको आए, मुझे आपके साथ तो खैर वैसे भी मैं कनेक्टेड हूँ। जी आपके लोग पूछें, आपने अगर ऐसी कोई क्वेरी आए तो मुझे आप बताएं, अगर कोई सॉल्यूशन होगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, ये तो हम जी मानते हैं ना। तो जी जी वो जी सॉल्यूशन हर एक चीज के पास, हर एक बंदे के पास होता है, तो वो कहीं ना कहीं से हम निकाल लेते हैं। जब वो हो सही जाएगा तो फिर हम कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही, सही तो अल्टरनेट भी होगा उस चीज का, सब जी कुछ हो जाएगा। अगर पहले ही हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सामीन, ये थे कैप्टन जमील अहमद चौधरी साहब। जमील साहब, आपने हमारे लिए अपने टाइम में से वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सामीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए रेडियो मानू पर मेरे साथ, यानी आरजे असद के साथ। यू आर लिसनिंग टू एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM टॉक शो। ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब की। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और मिर्ज़ा गालिब 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब तक़ल्लुस इख्तियार करने से पहले असद तक़ल्लुस इस्तेमाल करते थे। गालिब एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल थे, जिन्होंने फ़ारसी और उर्दू में बेहतरीन अशार कहे।
गालिब खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद और मुग़ल दरबार के मौर्रिख़ मुक़र्रर हुए। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात से नवाजे गए। साथ ही मिर्ज़ा नौशाह के लक़ब से मशहूर हुए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब बला के ज़हीन थे। मुश्किल अल्फाज, नादिर तशबीहात व इस्तिआरे उनकी तहरीरों को दूसरों से अलग बनाते हैं। अपनी शायरी में ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ हकीकतों को निहायत लतीफ़ तरीक़े से बयान करते हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब 15 फरवरी 1869 को निहायती कसम पुरसी और बीमारी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुए। दिल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के करीब दफन हुए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। उनकी तसानीफ़ में एक दीवान के अलावा उर्दू में लिखे गए उनके खतूत और फ़ारसी शायरी पर मुश्तमिल कुलियात शामिल हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है डॉक्टर हशमत के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू में प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपका मेज़बान आरजे असद। सामीन, बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अगले पड़ाव की तरफ जिसका नाम है सुनहरी यादें। इस प्रोग्राम में हम आपकी भेजी हुई यादें अपने सामीन के साथ साझा करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद हो तो आप हमें भेज सकते हैं। भेजने का पता है rjasad@gmail.com। आज की ये मेल मौसूल हुई है बनारस से। लिखते हैं, मेरा नाम अमन है। ये कहानी एक खूबसूरत लड़की की है और ये मेरे दिल की आवाज़ है। इसे दिल से ही पढ़ना। ज़रूर अमन साहब, कोशिश करेंगे हम आपकी कहानी दिल से पढ़ें। बात कुछ 4 साल पहले की थी जब मेरी मम्मी मुझे अपने एक रिलेटिव के घर लेके गई थी। एक तो जब आपको ड्राइविंग आती हो तो घर वालों की नज़र में आप ड्राइवर होते हैं। मैं भी अपने घर का ड्राइवर था तो मुझे मम्मी अपने दूर के किसी भाई से मिलवाने लेके गई थी। तब मैंने पहली बार उसे देखा जिसकी ये कहानी है। भोली सी सूरत, एकदम सिंपल कपड़ों में, सीधी सादी लड़की, मासूम सी दिखने वाली, जिसे देखते ही मुझे लगा कि ये वो लड़की है जिसे ऊपर वाले ने मेरे लिए बनाया हो। उस दिन हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। मेरे और मेरे घर वाले भी सामने बैठे थे कि अचानक वो अपने रूम में चली गई, मगर मेरी नज़रें थीं जो सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। फिर उसकी अम्मी ने उसे बुलाया और कहा कि मेहमानों को खाना खिला दो, और वो हमें खाना खिलाने आ गई। मैं और मेरा छोटा भाई आपस में बातें कर रहे थे कि उसके आने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि बाहर आ गई हो। हम लोग खाना खाने बैठ गए और खाना खाते खाते उसके भाई को मैंने उसकी स्टडीज़ के बारे में पूछ लिया। सब्जी सर्व करते हुए हमारे पास आई और बोला, आप क्या करती हो? भाई, कितनी प्यारी आवाज़ थी वो। मेरे दिल में जैसे घंटी बज गई हो। मैंने जवाब दिया कि BCA कर रहा हूँ। अब पता नहीं उसके दिल में भी घंटी बजी कि नहीं, पर उसने स्माइल किया और चली गई। वो कहते हैं ना कि लड़कों को फिदा करने के लिए बस लड़की की एक स्माइल ही काफ़ी है। शायद उस दिन मेरे साथ वही हुआ।
फिर हम घर आ गए और दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। कुछ दिनों बाद मम्मी को उसकी अम्मी का कॉल आया कि उनके घर पे एक फंक्शन है और हम लोग इनवाइटेड हैं। फिर क्या था, घर का ड्राइवर मैं था तो मेरा जाना पक्का था। उनके घर पहुंच गए मगर मुझे वो कहीं दिख नहीं रही थी। मैं कभी अंदर और कभी बाहर जाता, कहीं वो दिख जाए मगर वो नहीं दिखी। मैं थक हार कर एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया हो। मेरे दिल की धड़कनें मुझे सुनाई देने लगी। ऐसे में पीछे मुड़ के देखा तो वो आ रही थी। उस दिन वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही सिंपल सा ड्रेस, बिना मेकअप के, ना कोई परी और ना कहीं की रानी लग रही थी, बस बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने मुझे देखा तो उसने एक प्यारी सी स्माइल कर दी, जिसे मेरा दिल तो घायल था ही और साथ में मैं भी घायल हो गया। उस पूरे फंक्शन में वो मुझे देखती रही और मैं उसे देखता रहा और हम दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल पास करते रहे। फंक्शन खत्म हुआ और हम लोग अपने घर चले गए। उस दिन उससे बात करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। घर आकर पूरा दिन और रात भर मैं उसके बारे में ही सोचता रहा। मैंने भी वही किया जो हर लड़का करता है, उसको फेसबुक पे ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो उसकी अम्मी की फेसबुक आईडी मिली, फिर उसकी अम्मी की आईडी में उसके अब्बू मिले और अब्बू की आईडी में उसका छोटा भाई मिला, जिस छोटे भाई की आईडी में मुझे वो मिली। हाय, सच में दिल बहुत खुश हो गया था। उसका नाम पूनम था। मैंने फटाफट उसे रिक्वेस्ट सेंड कर दी और वेट करना शुरू कर दिया कि कब एक्सेप्ट होगी। 1 घंटा बीत गया, एक्सेप्ट नहीं हुई। 3 घंटे बीत गए, 12 घंटे ऐसे ही बीत गए और देखते देखते 2 दिन भी बीत गए। रातों की नींद और दिन का चैन मेरा खत्म हुआ पड़ा था। हर एक नोटिफिकेशन में मुस्तकिल देखता रहा मगर कोई भी नोटिफिकेशन काम की नहीं होती थी। कुछ 4 दिन के बाद एक नोटिफिकेशन आया, योर फ्रेंड रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आगे आगे क्या, वो फिर कभी। तो सामीन, ये थी आज की स्टोरी जो सुनहरी यादों में भेजी थी अमन ने हमें बनारस से। वाकई ही बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी ये, और आखिर में इन्होंने एक सस्पेंस छोड़ दिया है। शायद कभी दूसरे टाइम इन्हें ये भेजेंगे। सामीन, प्रोग्राम एक मुलाकात का वक्त खत्म हुआ जाता है। आप सुनते रहिए रेडियो मानो और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे थे एक मुलाकात रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।